हेलो डियर, वेलकम टू कैसल कैंपस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। इसमें हमें पढ़ना है प्रेशर मेजरमेंट, मतलब कि प्रेशर की डेफिनेशन देखेंगे और पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे। फिर उसके बाद से हम स्टडी करेंगे प्रेशर की डिफरेंट यूनिट्स को, मतलब पूरी तरीके से प्रेशर को पढ़ देंगे। इसकी यूनिट्स जितनी भी होती है अभी तक सारी यूनिट्स देख लेंगे एक तरीके से, कि आपको न्यूमेरिकल्स में कोई भी यूनिट आए, कुछ भी आए, तो आप उसको समझ सको कि प्रेशर की यूनिट है या फिर कैसे कन्वर्ट होगा इन एसआई यूनिट, और फर्दर आगे कैसे मूव करेंगे। या फिर बहुत बार एक मार्क्स में न्यूमेरिकल देता है कि प्रेशर के यूनिट्स में ही कन्वर्जन करना रहता है कि इतना टोर इज इक्वल टू कितना न्यूटन मीटर हो गया, फिर कितना mm ऑफ Hg होगा। नाउ तो सबसे पहले चलिए प्रेशर की डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इट इज़ द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इन द फ्लूइड, मतलब आपको ये चीज़ तो पता होगा, बच्चा क्लास में पढ़ा होगा, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर की डेफिनेशन है। बट फोर्स पर यूनिट एरिया आपने सब जगह पढ़ा होगा। फ्लूइड्स के केस में नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया या फिर किसी भी केस में नॉर्मल फोर्स लिया जाता है, दैट इज़ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, कौन सा फोर्स, जो नॉर्मल फोर्स होता है। एज द पास्कल्स द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, एज पर पास्कल जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होता है हैज़ नो डायरेक्शन। नो डायरेक्शन कहने का मतलब है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन होता है। जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होता है वो सारे डायरेक्शंस में इक्वल ही होता है। सो द प्रेशर इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। इसको एक स्केलर क्वांटिटी बोल रहे हैं क्योंकि इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे ये नहीं कहना चाहिए कि नो डायरेक्शन, यहाँ पे बोलना चाहिए इट हैज़ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये करेक्ट वर्ड होगा, बिकॉज इट हैज़ इनफाइनाइट डायरेक्शन, सो इट इज़ कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। नाउ व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट, जब फ्लूइड रेस्ट में होता है, द प्रेशर विल डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल डायरेक्शन विद सेम इंटेंसिटी। जब फ्लूइड रेस्ट में है तो सारे डायरेक्शन में प्रेशर की इंटेंसिटी क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे कि हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने एक स्मॉल सा एरिया लिया dA और इस पे प्रेशर मेज़रमेंट करना है, तो इसके लिए कौन सा एक फोर्स इस पे लग रहा है, स्मॉल फोर्स, दैट इज़ Tfn, यानी नॉर्मल फोर्स। Fn का मतलब यहाँ पे, और ये 90 डिग्री यहाँ पे क्या लग रहा है, बिकॉज नॉर्मल टू द सरफेस है। और इसको आगे भी मैं एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से देख सकते हैं कि 90 डिग्री वाला ही कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड का मतलब है फ्लूइड एट रेस्ट। तो अगर पूरे ऑब्जेक्ट पे प्रेशर की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, अगर ये पूरे ऑब्जेक्ट पे P प्रेशर लग रहा है तो P इज़ इक्वल टू लिमिट dA टेंड्स टू 0 और dFn अपॉन में dA, मतलब इसका लिमिट निकाल देंगे dA टेंड्स टू 0 से, तो ये हमारे पास फुल ऑब्जेक्ट पे जितनी प्रेशर P लग रही है उसकी वैल्यू आ जाएगी, और इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर या फिर पास्कल, बिकॉज फोर्स की यूनिट न्यूटन और पर यूनिट एरिया, सॉरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पे गलत हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर और या फिर पास्कल। नाउ अगर एक चीज़ यहाँ पे देखें, फ्लूइड हमारा जो है रेस्ट में है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इन द डेप्थ ऑफ द फ्लूइड या फिर लिक्विड जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम देखें कौन कौन सी स्ट्रेसेस इन्वॉल्व है। तो हमारे पास रेस्ट में है तो शियर स्ट्रेस कितनी है, 0, शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है। नाउ यहाँ पे जो प्रेशर है उसको क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव फोर्स या फिर नॉर्मल स्ट्रेस। कंप्रेसिव फोर्स जहाँ पे लगता है वहाँ पे दो टाइप की ही आपके पास स्ट्रेसेस होती है, एक नॉर्मल, एक शियर। तो ये कंप्रेसिव या फिर टेंसाइल के कारण आता है। तो प्रेशर कैसा फोर्स अप्लाई करता है, कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करता है, कंप्रेस करता है, ठीक है। नाउ तो प्रेशर जो है एक तरीके का नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट करेगा। नॉर्मल स्ट्रेस का किस टाइप का, कंप्रेसिव, तो इसको नेगेटिव साइन से लेंगे, माइनस ऑफ सिग्मा। सिग्मा यहाँ पे क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है।
सरफेस टेंशन मत समझ लेना यहाँ पे आप गलती से। तो अगर कोऑर्डिनेट्स बनाए टाउ और सिग्मा की, मतलब शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस की जो प्रेशर की इंटेंसिटी आएगी कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में आएगी ऑन द पॉइंट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, बिकॉज शियर तो जीरो है। अब देखेंगे क्यों नॉर्मल डायरेक्शन वाला ही ले रहे हैं कंपोनेंट फोर्स का। अगर हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, लिक्विड सरफेस, जिस पे कि कोई फोर्स F लग रहा है, और ये जो F लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है और वर्टिकल से 90 माइनस थीटा हो जाएगा, लाइक दैट। ये चीज़ आपको पता है। तो इसकी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन निकालेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट इस फोर्स का क्या कहलाएगा, शियर फोर्स, जिसको Fs से हमने डिनोट कर रखा है। और वर्टिकल डायरेक्शन वाला क्या कहलाएगा, नॉर्मल फोर्स। तो आपको एक चीज़ पता है, अगर जो लिक्विड है वो रेस्ट में है, ठीक है, तो रेस्ट में है तो टाउ की वैल्यू ज़ीरो होगी। दैट मीन्स दैट Fs जो आपका होगा उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। ओके, शियर स्ट्रेस जीरो है तो शियर फोर्स भी ज़ीरो होगी। और दो कंपोनेंट्स जो आए तो थीटा एंगल पे है Fs से, तो Fs की वैल्यू क्या हो जाएगी, F cos थीटा, और Fn की वैल्यू क्या हो जाएगी, F sin थीटा, ठीक है, नॉर्मल फोर्स की। तो Fs यहाँ पे ज़ीरो पुट करें तो इट मीन्स दैट F cos थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो इस इक्वेशन से। तो हमारे पास फाइनल क्या आता है, cos थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज फोर्स F जो लग रहा है उसकी ज़ीरो वैल्यू नहीं है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, तो इधर जाएगा इस तरफ ज़ीरो, राइट हैंड साइड की तरफ, तो ज़ीरो हो जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास फाइनल जो है टर्म बचा। तो cos थीटा जब ज़ीरो है दैट मीन्स दैट थीटा क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम देखें तो जो थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री है, तो थीटा को इंक्रीज़ करके 90 डिग्री पे ले जाते हैं, तो F क्या होता है, सीधा Fn के कौन साइड में हो जाता है, मतलब Fn के साथ में हो जाता है, और Fs की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं आएगी, सीधा वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा। दैट मीन्स दैट वाई डायरेक्शन में। तो F की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, Fn के बराबर, जब थीटा को 90 डिग्री करेंगे। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया जब रेस्ट में है तो क्यों सिर्फ नॉर्मल फोर्स ही कंसिडर कर रहे हैं, और प्रेशर के डेफिनेशन में भी था नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो चलिए यहाँ पे अगर तीन हम कंडीशंस जूम करते हैं। कंडीशन नंबर 1, जिसमें जो आपके पास एक प्लेट है वो वर्टिकल है, दूसरे में इंक्लाइंड है और तीसरे में कर्व है प्लेट। इस प्लेट को हमने क्या कंसिडर किया है कि ये किसी लिक्विड या फिर गैस, जो भी आप मान लो, किसी फ्लूइड के अंदर डिप है, सबमर्ज्ड है, और फ्लूइड की लेवल जो है ये वाली है, तो इसके अंदर ये सबमर्ज्ड है। तो फर्स्ट केस में जो प्लेट है वो वर्टिकली रखा हुआ है, सेकेंड में इंक्लाइंड, और थर्ड में जो है वो कर्व में के शेप में है जो प्लेट सबमर्ज्ड है। तो अगर ऊपर से जो हमारे पास फ्लूइड की लेवल है वहाँ से सेम हाइट पे अगर हम प्रेशर की इंटेंसिटी मेज़र करेंगे, इन केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, तो हमारे पास जो प्रेशर की इंटेंसिटी आएगी तीनों केस में इक्वल आएगी ऑन द सेम डेप्थ, दैट इज़ P इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है, बिकॉज लिक्विड तो सेम ही है तो रो सेम ही है, ग्रेविटेशनल पुल इक्वल लग रहा है, और एच जो है हमने इक्वल ले रखा है, इक्वल हाइट पे हम इक्वल डेप्थ पे निकाल रहे हैं। एच यहाँ पे जो है डेप्थ है फ्रॉम द लिक्विड सरफेस या फिर लेवल। तो अंतर किस चीज़ में आएगा, वर्टिकल होने से, इंक्लाइंड होने से और कर्व होने से। प्रेशर की इंटेंसिटी में तो कोई अंतर नहीं है, बस आपको डिफरेंस जो दिखेगा वो प्रेशर फोर्स जो लग रहा है Fp, उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब हमेशा Fp क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस होगा। तो इस केस में, वर्टिकल केस में नॉर्मल टू द सरफेस है, यानी Fp की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। इंक्लाइंड वाले केस में भी Fp की डायरेक्शन जो होगी नॉर्मल टू द सरफेस, और जो कर्व की शेप में प्लेट उस पे भी जो Fp की डायरेक्शन होगी वो द नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। बस यही कंसेप्ट आपको याद रखना था कि Fp जो होगा प्रेशर फोर्स हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होगा, चाहे किसी शेप में वो सरफेस हो ना हो।
एक चीज़ आप याद रखो, फॉर द फ्री सरफेस शियर स्ट्रेस मस्ट बी जीरो। जो फ्री सरफेस है यानी मूव नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे शियर स्ट्रेस टाउ की वैल्यू क्या होगी, इसके कारण शियर फोर्स भी क्या होगी, एफ एस की वैल्यू ज़ीरो होगी। ओके, नाउ पास्कल्स लॉ का एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन आपको बहुत सारी पता है, लिफ्ट में होती हैं और भी बहुत जगह पे होती है, लेकिन किस तरीके से होती है, वहाँ पे क्या मैकेनिज़्म होता है, वो चीज़ देख लेते हैं। हाइड्रोलिक प्रेसेस में भी होती है पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन। तो एक चीज़ आपने देखा होगा, पास्कल्स के अकॉर्डिंग जो प्रेशर होगा वो होगा नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इससे नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। दैट मीन्स दैट आप एक चीज़ और ये भी बोल रहे हैं, जो पास्कल्स हमारे पास उन्होंने लॉ दिया है, तो उन्होंने ये भी बोला है कि जो प्रेशर की इंटेंसिटी होगी ऑल डायरेक्शंस में सेम होगी। तो प्रेशर की इंटेंसिटी तो हमारे पास चेंज हो नहीं रही और इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होती नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटी है, तो मीन्स दैट इसकी इंटेंसिटी से ही मतलब है, मतलब मैग्नीट्यूड से ही मतलब है। तो प्रेशर की इंटेंसिटी सेम है। अब जो फोर्स की जो वैल्यू होगी ये कम लगाना पड़ेगा या फिर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, डिपेंड किस पे कर रहा है, एरिया पे। एरिया पे डिपेंड करेगा कि प्रेशर जो हमारा फोर्स की वैल्यू है वो कम लगाना पड़ा है या फिर प्रेशर लगाने से जो फोर्स जनरेट हो रहा है कम जनरेट हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है, एरिया पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है। बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, एक पाइप ले लेते हैं और ये क्या करते हैं, इसको अलग अलग एरिया कर लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे स्मॉलर एरिया रखते हैं और फिर इसके बाद इस सेक्शन में इसकी एरिया आके इंक्रीज कर देते हैं। दैट मीन्स दैट आपने देखा था फोर्स इज इक्वल टू एंड नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया था, तो प्रेशर की इंटेंसिटी तो सेम थी। तो यहाँ पे एरिया कम है तो हमें फोर्स क्या करना पड़ेगा, कम ही लगाना पड़ेगा। लेकिन इस फोर्स के कारण जो यहाँ पे फोर्स जनरेट होगा एक एफ पी, तो वो ग्रेटर अमाउंट जनरेट होगा बिकॉज ये वाला एरिया जो क्या है ज़्यादा है। तो जब एरिया इंक्रीज होते जाएगा तो फोर्स जो जनरेट होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एरिया कम है तो हमें जो फोर्स लगाना होगा कम लगाना होगा। अब आप एक चीज़ समझो कि इसकी एरिया आप कम रख रहे हो, इसकी एरिया इंक्रीज करते जा रहे हो, मीन्स दैट जो ए की वैल्यू आप इंक्रीज करते जा रहे हो तो जो एफ पी यहाँ पे फाइनल हमारे पास प्रेशर फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है। तो आप इंक्रीज करते जाओ मैक्सिमम लिमिट तक, बट इसकी भी एक लिमिट होगी कि कहाँ तक इंक्रीज करनी है। ये नहीं कि एक यहाँ पर पतला सा पाइप लगा दो और इधर नदी बना दो, इतना एरिया कर दो, वैसे करने से भी नहीं होगा बिकॉज मैकेनिज़्म जो है या फिर जो एप्लीकेशन है वो फेल ही हो जाएगा। तो एक तरीके से आप देखें तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे स्मॉल फोर्स लगा है जिसके कारण हमारे पास जो एफ पी जनरेट हो गया फिर प्रेशर जनरेट हुआ, वो कितना जनरेट हुआ, पी इज इक्वल टू एफ अपॉन में ए, और जो पी की इंटेंसिटी होगी यानी प्रेशर की वो सारे डायरेक्शंस में सेम होगी, इधर 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 इधर, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा एरिया है, दैट मीन्स दैट एरिया यहाँ पे P इज इक्वल टू एफ पी अपॉन में कैपिटल एरिया। तो एरिया इंक्रीज हुआ तो यानी प्रेशर को सेम रखने के लिए ये फोर्स को भी इंक्रीज होना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे एफ पी हमारे पास प्रेशर फोर्स लग रहा है इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स दैट कि ज़्यादा वेट यहाँ पे हम लिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कम फोर्स लगा के ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप एक चीज़ का प्रूफ देख लो, यहाँ पे जो प्रेशर फोर्स लग रहा है किसको, वेट को लिफ्ट कर रहा है, दैट मीन्स दैट प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू वेट। अब प्रेशर फोर्स किसके इक्वल है, प्रेशर इंटेंसिटी इनटू कैपिटल एरिया इज इक्वल टू वेट के इक्वल है। अब जो प्रेशर जो था, हम प्रेशर की इंटेंसिटी तो कितने के बराबर है, पी इज इक्वल टू एफ अपॉन में स्मॉल है जहाँ पे हम फोर्स इंसर्ट कर रहे थे। तो
प्रेशर की यूनिट जो फॉर्मूला आ जाएगी एफ अपॉन में स्मॉल है इनटू में कैपिटल है इज इक्वल टू वेट। तो हमारे पास फाइनल इस इक्वेशन से जो हम निकालें तो वेट अपॉन में फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल ए अपॉन में ए। तो अब एक चीज़ यहाँ पे देख लो कि जो कैपिटल ए है वो ग्रेटर है स्मॉल ए से, मतलब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल ए ग्रेटर है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए से। तो हमारे पास फाइनली क्या चीज़ आता है, इसको कंपेयर करते हुए देखेंगे तो वेट लिफ्टिंग जो हो रहा है वो ज़्यादा ग्रेटर हो रहा है इन कंपैरिजन टू फोर्स अप्लाइड। ओके, तो यहाँ से आप एक चीज़ समझ रहे हो कि जो यहाँ पे फोर्स आप लगा रहे हो इसका यहाँ पे मल्टीपल वेट से लिफ्ट कर सकते हो, मतलब 2 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स लाइक दैट, जितनी एरिया आप इंक्रीज करते जाओ बट एक लिमिट तक। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो केस है ये अप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ है। पास्कल्स लॉ सिर्फ इतना इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, और प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, तो अब जो हमारे पास अगला कंसेप्ट है वो है कन्वर्जन ऑफ वन लिक्विड कॉलम टू अनदर। उसके पहले एक कंसेप्ट मैं ऐसे ही वर्बली बता देता हूँ कि जो प्रेशर की साइन कन्वेंशन लेते हैं, तो जैसे मान लो ये हमारा लिक्विड लेवल है, तो यहाँ से जो नीचे की डायरेक्शन में यानी डेप्थ में लेंगे इसको पॉजिटिव एच बोलते हैं, और प्रेशर जो होता है पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स दैट इसकी इंटेंसिटी होती है रो जी एच। बट ऊपर की डायरेक्शन में जो लेते हैं इसको नेगेटिव एच बोलते हैं या फिर नेगेटिव प्रेशर, और इसको माइनस पी यानी नेगेटिव ऑफ रो जी एच बोलेंगे। ओके, तो लिक्विड सरफेस से जितनी डेप्थ में जाएंगे वहाँ पे प्रेशर की जो साइन कन्वेंशन लेते हैं पॉजिटिव और ऊपर की तरफ नेगेटिव। आप इसके अपोजिट भी ले सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड बुक्स में या फिर जो हम पढ़ेंगे तो यही यूनिट्स लेंगे, मतलब यही साइन कन्वेंशन लेंगे, पॉजिटिव नीचे की तरफ ऊपर की तरफ नेगेटिव। आप अपोजिट भी ले सकते हो, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे आप क्वेश्चन बनाओगे वहाँ पे मेंशन करना होगा क्लियरली कि मैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले रहा हूँ, नीचे की तरफ नेगेटिव ले रहा हूँ, सो दैट एग्जामिनर को समझ में आ सके। नहीं तो जो स्टैंडर्ड होगा वही वो समझेगा। ओके, तो इतना आप समझ गए। नाउ अब हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं वन लिक्विड कॉलम से अनदर लिक्विड कॉलम में। मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर कोई एक लिक्विड है हमारे पास, उसको प्रेशर P इंसर्ट करने में उसकी एच हाइट तक उसे फिल करना पड़ता है किसी वेसल में, और जो दूसरा लिक्विड है उसको प्रेशर P इंसर्ट करने में उसको H2 हाइट तक फिल करने पे प्रेशर P इंसर्ट कर देता है। मतलब कि हमारे पास अगर दो वेसल्स हैं, इसमें हमने लिक्विड फिल करना है, अलग अलग लिक्विड्स। फर्स्ट में लिक्विड 1 फिल किया अप टू हाइट H1, सेकेंड में लिक्विड 2 फिल किया अप टू हाइट H2, ठीक है। अब जो यहाँ पे बॉटम पे प्रेशर देखेंगे तो ये ड्यू टू हाइट H1 लिक्विड 1 जो है वो हमें P प्रेशर प्रोवाइड कर देता है, यानी P प्रेशर इंसर्ट कर देता है एट द बॉटम। और वहीं लिक्विड 2 के केस में देखें तो फॉर H2 हाइट ये भी क्या करता है, P प्रेशर एट द बॉटम इंसर्ट कर देता है। मतलब दोनों की हाइट्स डिफरेंट हैं, बट प्रेशर की इंटेंसिटी जो बॉटम पे इंसर्ट कर रहा है वो इक्वल आ जा रही है। क्यों? ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर डेंसिटी, दैट इज ρ1 एंड ρ2। तो एक को दूसरे में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जनरली ये यूज होता है टू कन्वर्ट वन लिक्विड कॉलम इनटू वाटर। जैसे मरकरी क्या दे देगा, उसको वाटर में कन्वर्ट करके यूज करना होगा न्यूमेरिकल्स में, या फिर डायरेक्टली 1 मार्क्स में कन्वर्जन ही पूछ देगा, या फिर मरकरी की दे रखा होगा उसको किसी और में कन्वर्ट करके यूज करना होगा न्यूमेरिकल में। वाटर एक स्टैंडर्ड है तो उसमें जनरली देता है मैक्सिमम टाइम, लेकिन कभी कभी स्पेशल केसेस में या फिर स्पेशल उसी पे न्यूमेरिकल बेस्ड होगा तो किसी और में भी कन्वर्ट करने के दे देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक मरकरी टू कॉपर में कन्वर्ट करने दे देगा, लिक्विड कॉपर। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर की इंटेंसिटी है एट द बॉटम दोनों पे क्या है, इक्वल है P और P। तो इसको देखते हुए हमारे पास प्रेशर की जो फॉर्मूला होती है क्या होती है, ρ GH। तो फर्स्ट के लिए ρ1 GH1, सेकेंड के लिए ρ2 GH2।
अब इसको 3 तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट केस में अगर इसको यहाँ पे ले आएँ तो एक चीज़ आपको पता है, रॉ जी किसको इक्वल होता है, दैट इज़ वेट डेंसिटी, या फिर इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं, दैट इज़ W के इक्वल होता है। तो दोनों केस में क्या होगा हमारे पास, ρ1 जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W1 और ρ2 जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W2। तो इससे हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, W1 H1 इज इक्वल टू W2 H2, जो कि हमने लिख रखा है यहाँ पे। अब नाउ H2 की यहाँ से वैल्यू निकालें तो H2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W1 H1 अपॉन में W2, दैट इज स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड 2। अब नाउ सेकेंड केस में देखें तो अगर जी को हम कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ρ1 H1 इज इक्वल टू ρ2 G2। अब H2 की जो इक्वेशन हमें निकालनी है वो हो जाएगा ρ1 H1 अपॉन में ρ2। रो क्या है, डेंसिटी है, H क्या है, डेप्थ है, डेप्थ ऑफ लिक्विड कॉलम। नाउ जो थर्ड केस है इसमें क्या करें, इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी में चेंज कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे हाइट की जो हमारे पास फॉर्मूला आ गई इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी के टर्म्स में रिलेशन आ गया। यहाँ पे अब क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म्स में रिलेशन ले आएंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म्स में रिलेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जी और जी को कैंसिल आउट कर देंगे। फिर हमारे पास अगर ρ1 बच गया तो इसको स्टैंडर्ड लिक्विड के डेंसिटी से डिवाइड करेंगे इधर भी, और H1 बच जाएगा। नाउ जो ρ2 है इस साइड भी स्टैंडर्ड लिक्विड के वेट से डेंसिटी से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे H2 बच जाएगा। अगर देखें तो अगर इसको कटा दें तो इक्वेशन सेम फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जब डिवाइड करने के बाद एक चीज़ पता है, डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट फ्लूइड। तो ओके, तो ρ1 H1 ρ1 ρW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H1, और इसी तरह से ρ2 ρW यानी फॉर वाटर क्या हो जाएगा H2। हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी H2 की तो कुछ इस तरीके से आ जाएगी S1 H1 अपॉन में S2, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड 1 इंटू हाइट या फिर डेप्थ ऑफ लिक्विड 1 और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड 2 किसके लिए, डेप्थ ऑफ लिक्विड 2। तो 3 हमारे पास इक्वेशंस आ गई, तीनों का आप यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल्स के लिए। अब एक चीज़ देख लेते हैं, अगर हमें डायरेक्ट वाटर में कन्वर्ट करना हो तो वाटर के लिए क्या करेंगे। तो एक चीज़ आपको पता है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कितना होता है 1। तो हमारे पास लिक्विड 1 जो है कुछ हो, मरकरी कॉपर कुछ भी हो, लिक्विड 2 जो है वाटर हो, तो यहाँ पे स्पेसिफिक वेट इसकी क्या हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी, बिकॉज स्पेसिफिक वेट वाटर का डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होगा, लाइक दैट। तो इस वाले इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ वाटर जिसको H2 बोल रहे हैं, तो S1 H1 के इक्वल आ जाएगी, बिकॉज H2 क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हो, दैट मीन्स दैट टू कन्वर्ट ए लिक्विड हेड इनटू वाटर हेड वी शुड मल्टीप्लाई इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी विद द डेप्थ ऑफ दैट लिक्विड, ठीक है, जहाँ पे प्रेशर निकालना जितने डेप्थ पे। ओके, तो ये कंसेप्ट आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नाउ अब जो हमें स्टडी करना है यूनिट्स ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ लिक्विड कॉलम्स। यूनिट ऑफ प्रेशर देखते हैं लिक्विड कॉलम्स के टर्म्स में, दैट मीन्स दैट H के फॉर्म में देखते हैं। तो हमारे पास जैसा कि कोई लिक्विड है H1 1 और 2 और हाइट H1 H2 तक की है, इसकी डेंसिटी ρ1 ρ2 है। पिछले वाले केस के जैसे ही बॉटम पे प्रेशर P इंसर्ट करें तो किसी एक में निकालना हो, जैसे मान ली इक्विवेलेंट मान लें H हाइट तक इसकी डेप्थ है और P प्रेशर इंसर्ट कर रहा है और ρ इसकी डेंसिटी है। तो हमारे पास एक चीज़ पता है, P इज इक्वल टू क्या होता है ρgh। ना ρg कितना हो जाएगा W, तो P इज इक्वल टू WH हमारे पास हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब नाउ डायरेक्ट आपको H की वैल्यू निकालनी है, तो P इज इक्वल टू WH हो जाए, तो P बाई W डेट इज़ प्रेशर अपॉन में स्पेसिफिक वेट। तो
हेड इन टर्म्स ऑफ हेड प्रेशर की वैल्यू कैसे आएगी, पी अपॉन में डब्लू। इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड, एच को भी या फिर इसको भी, दोनों को। तो ये जो आपका यूज होगा बर्नौलीज इक्वेशन में, यहाँ पे प्रेशर हेड पी बाई डब्ल्यू ऐसे ही लिखा जाएगा या फिर पी बाई रो जी। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत करना कि कैसे लिखा गया है, प्रेशर हेड इतना कैसे होता है, बिकॉज हेड के फॉर्म में इतना ही ऐसे ही प्रेशर जो है लिखा जाएगा, बिकॉज पी इज इक्वल टू रो जी एच होता है, और आप एच की वैल्यू निकालो पी बाई रो जी आ जाएगा। नाउ एक कंसेप्ट देख लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वाटर हेड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास अर्थ है, इसके ऊपर क्या है, कौन सी प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होती है, पी ए टी एम इज इक्वल टू 101.325 पास्कल, ठीक है, किलो पास्कल। अब इसको अगर बार में चेंज करना हो तो कितना आ जाएगा, 1.01325 बार, ठीक है। इसको सिमिलर टू 1 बार भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको हमें वाटर हेड में चेंज करना है। तो एक चीज़ आपको पता है कि वाटर हेड में जब कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कुछ। तो इसको एज्यूम करते हैं कि ये जो अर्थ सरफेस है ये कोई ऐसे नॉर्मल सरफेस एज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ पे हम वाटर फिलअप कर देते हैं इस सरफेस पे। कितनी डेप्थ की वाटर फिल करेंगे सो दैट हमारे पास जो यहाँ पे प्रेशर आएगा तो वो पी एटमॉस्फेरिक के बराबर आ जाएगा, यानी 101.325 किलो पास्कल के बराबर आ जाएगा। तो अगर कंसीडर करते हैं एच डब्ल्यू हाइट की हमें वाटर फिल करनी है, तो एच डब्ल्यू हाइट की वाटर फिल करेंगे तो आपको एक चीज़ पता है कि रो जी एच इक्वल टू प्रेशर, तो डब्ल्यू एच इज इक्वल टू प्रेशर फॉर वाटर। तो वाटर के लिए डब्ल्यू एच डब्ल्यू इज इक्वल टू पी, मतलब स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इंटू डेप्थ ऑफ वाटर, जितने डेप्थ के लिए फिल किया है, जितने डेप्थ पे निकाल रहे हैं, और वो इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करेंगे, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर निकाल रहे हैं। नाउ तो हमारे पास एच डब्ल्यू की जो वैल्यू आ जाएगी, एच डब्ल्यू इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल अपॉन में, अब डब्ल्यू की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है, 9810, ठीक है। और किलो पास्कल में, तो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करनी होगी। नाउ तो हमारे पास जो फाइनल इसको सॉल्व करने के बाद अब कैलसी से सॉल्व कर लेना। एच डब्ल्यू की जो वैल्यू आ जाएगी 10.3 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। तो एक चीज़ आप याद रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहीं भी पूछे वाटर के टर्म्स में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, तो 10.3 सेंटीमीटर ऑफ वाटर सीधा बोल देना। 1 बार पूछे या फिर 1.01325 बार पूछे, जो भी पूछे, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वाटर कितना होता है, तो इतना आप बता देना। अपना मरकरी के टर्म्स में देखें तो सेकंड केस में ये अर्थ सरफेस है, इसको जनरल सरफेस मान के यहाँ पे मरकरी फिलअप करते हैं। तो कितनी हाइट की मरकरी फिलअप करेंगे सो दैट हमारा जो इस डेप्थ पे प्रेशर होगा, यानी एच जी डेप्थ पे, तो 101.325 किलो पास्कल हो जाए। तो सेम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, बस चेंज क्या होगा, वाटर की जगह पे स्पेसिफिक वेट लेंगे मरकरी का और डेप्थ लेंगे मरकरी का। ना वो जो यहाँ पे हमारे पास निकल के फार्मूला आ जाएगा फॉर हाइट ऑफ मरकरी एच जी के लिए, वो आ जाएगा 101.325 इंटू 10⁻³ पास्कल अपॉन में डब्ल्यू ऑफ एच जी। तो डब्ल्यू ऑफ एच जी निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको एक चीज़ पता है, डब्ल्यू ऑफ एच जी अपॉन में डब्ल्यू ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एच जी, जो कि 13.6 होता है, ठीक है। तो डब्ल्यू ऑफ एच जी निकालने के लिए क्या करोगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एच जी इंटू डब्ल्यू ऑफ वाटर यहाँ पे कर दोगे, तो सेम वहीं आ गया आपके पास फिर से। तो 1.01 इंटू 10⁻³ 1.01325 इंटू 10⁻6 बोलो या फिर जो भी बोलो, बाई 13.6 इंटू 9810, आपके पास फाइनली जो है एच जी के हाइट का फॉर्मूला आ गया। तो एच जी का हाइट निकालेंगे फाइनली यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कैलसी से, तो हमारे पास जो एच जी आ जाएगा फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा 760 mm ऑफ एच जी। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, जिसको 1.01
इंटू 10⁵ पास्कल बोलते हैं। तो वो आता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg यानी मरकरी, या फिर 10.3 सेंटीमीटर ऑफ वाटर यानी H2O के बराबर। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। नाउ प्रेशर की जो यूनिट होती है बास में होती है, तो जो मैं बता रखा था वहीं देख लेते हैं। ऐसा यूनिट पास्कल में होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है 1.01 इंटू 1.01325 पूरा लिखते हैं इंटू 10⁵ पास्कल। इसको क्या बोलते हैं, बार्स में कन्वर्ट करने के लिए 1 बार एज्यूम करते हैं, बिकॉज 10⁵ पास्कल क्या होता है, 1 बार के बराबर होता है। तो अगर इसको निकालें तो इतना आएगा 1.01325 बार। तो ये सिमिलर टू 1 बार है। सो अब मैं बोला था इसको 1 बार एज्यूम करते हैं 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल को। ठीक है, एब्सोलूट पूछे तो इतना आपको लिखना होगा। अगर ऐसे जनरल कंडीशन में 1 बार एज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज सिमिलर टू 1 बार। नाउ आपके पास एक चीज़ पता है कि 10⁵ पास्कल कितने के बराबर होता है, 1 बार के। तो 10⁶ पास्कल किसके बराबर हो जाएगा, 10 बार के। ओके, और 10⁶ पास्कल को क्या बोलेंगे, 1 मेगा पास्कल बोलेंगे। और 1 मेगा पास्कल जो होता है वो होता है 1 न्यूटन पर mm²। मतलब ये ऐसा यूनिट में और ये CGS में लें जो मीटर की यूनिट है, तो 1 न्यूटन पर mm² हो जाएगा, जो कि न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली यूज होता है और न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली दिया रहता है। ओके, नाउ अब टोरवेल ऑफ प्रेशर देख लेते हैं, जिसको शॉर्ट में टोर बोलते हैं। तो 1 टोर ऑफ प्रेशर किसको बोलते हैं, तो जैसा कि आप देखते होंगे बैरोमीटर्स में जिससे प्रेशर मेजर किया जाता है, तो बैरोमीटर्स में एक क्या होता है, मरकरी फील्ड होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, और उसमें एक इस तरह का जो है कॉलम या फिर स्केल बनाए रखा होता है, और यहाँ पे एक mm इंक्रीज करते जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, एक mm यानी कि 1 टोर ऑफ प्रेशर इंक्रीज करने होते जाता है, 1 टोर, 2 टोर, 3 टोर, 4 टोर। और यहाँ पे जो मेजर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस मरकरी को लेवल के पास। तो आप एक चीज़ याद रखना, 1 टोर ऑफ प्रेशर कितना होगा, 1 mm ऑफ Hg होगा। मतलब अगर टोरवेल में कन्वर्ट करना चाहें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो 1.01325 बार जो आपके पास प्रेशर था, इसको कितना बोल रहे थे, 760 mm ऑफ Hg। तो इसको अगर टोर में बोलना चाहें तो 760 टोर ऑफ प्रेशर बोलना पड़ेगा, बिकॉज तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर टोर्स में कितना होता है, 760 टोर ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे। टोर ऑफ प्रेशर, 1 टोर ऑफ प्रेशर होता है 1 mm Hg ऑफ प्रेशर। नाउ अब एक यूनिट CGS यूनिट समझते हैं। प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन को kgf में बोलेंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर में मीटर को बोलेंगे CGS यूनिट। तो हमारे पास kg ऑफ फोर्स अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्रेशर की यूनिट इन CGS सिस्टम। तो अगर CGS सिस्टम को चाहें कि कनेक्ट करना चाहें SI सिस्टम से, तो 1 kgf कितना फोर्स के बराबर होता है, तो 1 kgf होता है आपका किलो ऑफ फोर्स 9.81 न्यूटन के बराबर। इसको हमें जूम करें 10 न्यूटन के बराबर, सो दैट हमारी कैलकुलेशन एक्यूरेट हो सके। और सेंटीमीटर को अगर चेंज करना चाहें तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻2 मीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर करना चाहेंगे 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा। सेम उसी तरीके से तो यहाँ पे देखेंगे कि kgf को 10 न्यूटन लिख रखा है 1 kgf को, और सेंटीमीटर स्क्वायर को 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट इसका कितना आ गया, 10⁻⁻5 प्लस का 5 यानी 10⁻⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि SI यूनिट्स में आपके पास आ गया है। दैट मीन्स दैट 10⁵ पास्कल, और 10⁵ पास्कल कितना होता है, 1 बार।
दैट मीन्स दैट 1 kgf यानी 1 किलो ऑफ फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बार ऑफ प्रेशर होता है। तो एक तरीके से अगर आपको कहीं भी kgf और सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ हो प्रेशर तो उसको डायरेक्ट बार में आप लिख सकते हो, ठीक है। नाउ अब एक चीज़ है एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर, जिसको नेगेटिव गेज प्रेशर भी बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर को। तो इसकी कंसेप्ट समझ लेते हैं, इसको थर्मोडायनेमिक्स में भी देखा था और यहाँ पे और अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले ये चीज़ आप मत देखो, इसको भूल जाओ, बाद में देखना। पहले जो मैं समझा रहा हूँ वो चीज़ देखो, फिर आप इसको देखोगे तो प्रॉपरली समझ में आएगा। मैं क्या करता हूँ, 2 लाइन्स ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एक को मैं बोल देता हूँ जीरो प्रेशर, यहाँ पे कुछ भी प्रेशर नहीं है, नथिंग, ठीक है, जीरो प्रेशर बोल देता हूँ। और एक इस लाइन को बोल देता हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PATM, मतलब जीरो प्रेशर से कुछ तो ज़्यादा होता होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ तो ज़्यादा होता ही है, आपको जैसे पता है, इसी लेक्चर में आपने पढ़ा है कितना ज़्यादा होता है, 1.01325 क्या बार, इतना ज़्यादा होता है। तो जीरो प्रेशर से तो कितना ज़्यादा ही है, मतलब 1 बार ज़्यादा ही है। इसको सिमिलर में कंसीडर करें तो 1 बार ज़्यादा ही है। तो गेज प्रेशर क्या होता है, अब आपको एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर मतलब जीरो प्रेशर समझ में आ गया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में आ गया। तो यहाँ पे जीरो था और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, जिसको PATM बोल रहे थे, ठीक है। अब जो हम मेजर कर रहे हैं, मतलब किसी भी गेज के थ्रू, प्रेशर गेज के थ्रू, मैनोमीटर्स के थ्रू, किसी भी गेज के थ्रू जिससे कि प्रेशर मेजर किया जा सकता है, उसके थ्रू मेजर कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ वैल्यू आ रहा है प्रेशर का 3 बार्स, मतलब 3 बार। तो वो 1 बार से तो ज़्यादा ही होगा, दैट मीन्स दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वहाँ पर ज़्यादा ही प्रेशर है, ठीक है। तो अगर हमारा 1 लाइन, 2 लाइन और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट प्रेशर है, जो गेज शो कर रहा है 3 बार शो कर रहा है, तो इसको गेज प्रेशर नहीं बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। तो ये जहाँ पे 3 बार ये शो कर रखे हैं, ये क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन है। गेज प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर देंगे, नहीं 3 - 1 = 2 क्या आएगा, गेज प्रेशर। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया होगा, फिर से बताता हूँ। 2 लाइन आपको समझ में आई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जीरो प्रेशर। अब कोई भी हमारे पास जो प्रेशर मेजरिंग गेज है तो कुछ ना कुछ प्रेशर मेज़र करेगा ना, तो प्रेशर मेज़र करेगा, तो अगर वो एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट उस पर पड़ रहा है तो क्या करेगा, आपको एब्सोल्यूट प्रेशर देगा। लेकिन एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है तो आपको क्या देगा, सिर्फ गेज प्रेशर देगा, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं काउंट होगा। जैसे कि किसी न्यूमेरिकल में आपको दे रखा है कि एक आपके पास प्रेशर गेज है, वो मेज़र कर रहा है 5 बार्स, तो एब्सोल्यूट प्रेशर बताएं, तो दैट मीन्स दैट वो सिर्फ उस गेज का प्रेशर बता रखा है, इसमें एटमॉस्फेयर के कारण कितना अल्ट्रेशन हो सकता है, क्या आ रहा है, वो नहीं दे रखा है। तो अगर एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने बोले तो आपको क्या करना होगा, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देना होगा, ओके। तो P गेज क्या होगा, दैट मीन्स दैट डिफरेंस बिटवीन P एब्सोल्यूट और P एटमॉस्फेरिक। और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, P एब्सोल्यूट दैट इज समेशन ऑफ P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज, ठीक है। गेज में एटमॉस्फेरिक को जोड़ देंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर वहाँ क्या आ जाएगा, मतलब गेज मेजर क्या कर रहा है, उस पर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट कितना है प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो उन दोनों को काउंट करके एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा। कभी कभी किसी किसी केस में क्या होता है कि कोई गेज है तो यहाँ पे जो है आपका ऐसे बना हुआ है 0 1 2 3 लाइक दैट, और ये यहाँ से पॉजिटिव, अगर इसको यहाँ पे
मेज़र करना चाहिए था। पॉजिटिव की जगह पे ये जो इसकी सुई है इधर ना इस डायरेक्शन में दिखाती है नेगेटिव की तरफ प्रेशर, मतलब जीरो के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर दिखाती है। दैट मीन्स दैट जो हमारा प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। तो कितना कम है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव गेज प्रेशर। तो यहाँ पे जो हमारे पास अगर मान लो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो पी एब्सोल्यूट निकालना है, तो आप जीरो लाइन से ही निकालोगे, जीरो प्रेशर लाइन से ही निकालोगे। तो यहाँ पे पी एब्सोल्यूट आपके पास क्या हो जाएगा, पी एटमॉस्फेरिक माइनस का पी गेज, ठीक है, पी एब्सोल्यूट का जो वैल्यू हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर का। तो आपको आशा करता हूँ समझ में आओगा। तो इस कंडीशन में नेगेटिव गेज प्रेशर के टर्म्स में पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक माइनस ऑफ पी वैक्यूम है, फिर पी नेगेटिव गेज। और यहाँ पे क्या होगा इसके केस में, पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस का पी गेज। तो अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और ये चीज़ पता है, गेजेस आर कैलिब्रेटेड एज पर देयर लोकल इन्वायरमेंट या फिर एज पर देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट बोल सकते हैं इसको, बिकॉज यही तो मैं बता रहा हूँ कि एटमॉस्फेयर का कितना इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है किस टाइप से। नाउ एक यहाँ पे कंसेप्ट देखेंगे जिसमें कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी आपको दे रखी है। जैसे कि एक हमारे पास कोई टैंक है, उसमें लिक्विड कॉलम फिल है, लिक्विड फिल है, और यहाँ पे हम एक गेज इंसर्ट करके यहाँ पे प्रेशर मेज़र करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो गेज में लिक्विड की हाइट इंक्रीज हो रही है वो कैपिटल एच हाइट इंक्रीज हो रही है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और जो गेज शो कर रहा है वो शो कर रहा है 50 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ठीक है, 50 सेंटीमीटर ऑफ एच जी शो कर रहा है। दैट मीन्स दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 76 mm ऑफ एच जी होता है। तो इससे कम है, एटमॉस्फेरिक से कम है, 50 mm ऑफ एच जी शो कर रहा है। दैट मीन्स दैट नेगेटिव गेज है, उससे कम शो कर रहा है एटमॉस्फेरिक से, यानी वैक्यूम प्रेशर है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी मैंने, वैक्यूम प्रेशर है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि इक्वालिटी यानी इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाओगे प्रेशर के लिए। तो इस पॉइंट पे आप देखोगे इस लाइन पे, तो जो आउटर प्रेशर है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 76 mm ऑफ एच जी, और जितनी हाइट इंक्रीज कर रही है एच और प्लस जहाँ यहाँ पे जितना डिफरेंस है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, यानी कि जिसको बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे निकालते थे, एटमॉस्फेरिक माइनस गेज करके। तो एब्सोल्यूट प्रेशर ऐड करोगे तो फाइनल आपके पास जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पे आपने नहीं समझा, फिर एक बार समझते हैं। नाउ इस वाले बॉक्स में जो कि गेज की रीडिंग शो कर रहा है, इस प्रेशर गेज की, तो ये एटमॉस्फेयर से कम शो कर रहा है 50 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो यहाँ की एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए आप क्या करोगे, 76 यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस ऑफ गेज प्रेशर, तो ये क्या हो गया आपके पास एब्सोल्यूट प्रेशर। अब इस पॉइंट पे निकालना है, तो जो पी एटमॉस्फेरिक है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एब्सोल्यूट प्रेशर दैट इज़ 76 माइनस 50 से। तभी तो कुछ हाइट जो है लिक्विड का वो इसमें हाइट इंक्रीज हो रहा है, रेज हो रहा है। अगर एब्सोल्यूट यहाँ पे भी प्रेशर और यहाँ पे भी प्रेशर इक्वल होता तो ये जो एच हाइट है वो इंक्रीज नहीं होता था। कि जितनी हाइट से इंक्रीज हो रहा है उसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, यानी 76 के बराबर। अब यहाँ से इसको कैंसल आउट कर के निकालेंगे तो ये जो है पॉजिटिव में दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। एच की वैल्यू जो बच जाएगी 50 बच जाएगी हमारे पास, यानी 50 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ठीक है, जो यहाँ पे लिख रखा है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नाउ थैंक यू फॉर द क्लास।